नमस्कार, मैं मनु तेवतिया आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। कृषि उसकी भक्ति है और कृषि ही उसकी शक्ति है। कृषि ही उसकी निद्रा है और कृषि ही उसका जागरण है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हम हर रोज सुबह आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। किसान भाइयों, विभिन्न रबी फसलों की कटाई गहाई का कार्य शुरू होने वाला है और किसान भाई इन फसलों की गहाई का कार्य थ्रेशर द्वारा करते हैं, जिससे किसानों को फसलों की गहाई करने में समय व खर्च की बचत होती है। लेकिन किसान भाइयों, थ्रेशर को उपयोग में लेते समय कुछ सावधानियों को ध्यान में रखना जरूरी है। तो किसान भाइयों, थ्रेसिंग करते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि महाविद्यालय सुमेरपुर के डॉक्टर पीसी मीणा। आपको जिन किसान भाइयों के पास खुद की थ्रेसर है या जो किसान भाई किराए से थ्रेसर अपनी फसल कटाई उपरांत थ्रेसिंग के लिए काम में लेते हैं या खुद की थ्रेसर है आपके पास और उसको थ्रेसिंग के लिए काम में लेते हैं, तो आपको थ्रेसर का सुरक्षित उपयोग के बारे में आपको मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। प्रदेश के जो किसान भाई फसलों की गहाई करने जा रहे हैं, उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि कुछ किसान जानकारी के अभाव में जो भी थ्रेशर मिल जाता है उसी से जल्दबाजी में फसलों की थ्रेसिंग कर लेते हैं, जिससे दाने टूटने के साथ दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए जरूरी है कि किसान फसल के अनुसार थ्रेशर का चयन करके सही ढंग से फसलों की गहाई करें, जो इस प्रकार है। आपको जैसे बहुफसली निकालने के लिए गहाई के लिए थ्रेसर है या एक फसली थ्रेसर, दो प्रकार की आती है थ्रेसर आती है। इसमें कुछ थ्रेसर में चढ़नी चेंज करनी पड़ती है। जो चढ़ना होता है ना, चढ़ने का वो उसको चेंज करते हैं बहुफसली में। जो आपको फसल जैसे आपकी राया है, आपका गेहूँ है, तो एक तो चढ़ना चेंज करते हैं, दूसरा बीटरी की गति को चेंज करते हैं, मतलब कम करते हैं। और कनकलेव की जो बेलेंस होता है आती, उसमें बदलाव करके आप अलग अलग फसलें उस थ्रेसर से निकाल सकते हो। इस थ्रेसर से बहुफसली थ्रेसर से निकाल सकते हो। फिर आपको कुछ बातें इसमें थ्रेसिंग के लिए थ्रेसिंग करते हो या निकालते हो उस टाइम आपको ध्यान रखनी होगी। यदि आप विद्युत चालित थ्रेसर काम में लेते हो अपनी फसल को गहाई के लिए, तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको जहाँ पर कनेक्शन, जहाँ पर विद्युत के लिए आप वायर या डोरी लाते हो, उसमें यदि जॉइंट है उसमें तो उस जॉइंट को अच्छी तरह भली भांति पूर्वक टेप से उसको जॉइंट करना है। ये ना भूले, क्योंकि दुर्घटना घट सकती है, क्योंकि विद्युत चालित थ्रेसर में करंट आ सकता है यदि आपने जॉइंट पर टेप नहीं की हो। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी होगी कि इसमें यदि आपके पास यहाँ किराए से लेते हो डीजल चलित थ्रेसर है, तो उसमें आपको ये ध्यान देना होगा कि आपको उसमें निर्धारित के अनुसार आपको ट्रांसमिशन बेल्ट द्वारा, जो बेल्ट होता है उसमें ट्रांसमिशन व्यवस्था के पास जाली लगी होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी इससे दुर्घटना हो सकती है। क्योंकि यदि उसमें जाली नहीं होगी तो बेल्ट के अंदर आपके कपड़े वगैरह आ सकते हैं। इसलिए वो बेल्ट वाली थ्रेसर या जाली लगी वाली बेल्ट में जाली लगी होने थ्रेसर काम में ले। ये बेल्ट है, इसमें आपको इसमें जाली लगी होनी चाहिए, जिससे आपका इसमें दुर्घटना ना घटे। आपके फसल देने के समय परनाला होता है, जो परनाला है आपका जो फसल देते हो उसकी लंबाई कम से कम 90 सेमी होनी चाहिए और 15 से 45 सेमी तक वो ढका होना चाहिए, जिससे आपको दुर्घटना उससे ना घटे। क्योंकि खुला रहने से भी वो आपके उसमें कपड़े वगैरह हाथ उसमें जा सकता है। प्रदेश के किसान भाई फसलों की गहाई के कार्यों में जुटे हुए हैं और अधिकांश किसान फसलों की गहाई का कार्य थ्रेशर से करते हैं। ऐसे में हमारे किसान भाई थ्रेसिंग करते समय कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिससे दुर्घटना होने का डर बना रहता है। तो थ्रेसिंग करते समय किन किन बातों का खास ध्यान रखें, आइए जानते हैं। चौथी बात आपको याद करनी होगी, थ्रेसर को समतल जमीन पर रखना होगा। मतलब उसको आप थ्रेसिंग जहाँ थ्रेसर फ्लोर में लगाते हो वहाँ जमीन ऊबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें कंपन होता है। कंपन होने से थ्रेसर हिलती है और उसमें आपको नुकसान हो सकता है। थ्रेसर को समतल जमीन पर 15 सेमी की गहराई तक, इसको जो नीचे पार्ट्स होते हैं या जो भी लगाने का उसको 15 सेमी गहराई तक जमीन में स्थापित करके रखना होगा। थ्रेसिंग फ्लोर पर यहाँ आप जहाँ थ्रेसिंग करा रहे हो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। और इसमें यदि भूसा का जो नाला है या भूसा का जो भूसा निकलता है उसकी दिशा हवा के अनुसार ही रखनी होगी। हवा की दिशा देख के, हवा की दिशा के अनुसार तय करना होगा कि अपन को जो भूसा निकलता है वो किस साइड में जाना चाहिए और जिससे ऊपर नहीं आए, तो हवा की दिशा के अनुसार वो आपको तय करना होगा। थ्रेसिंग से पहले बोल्ट को, ये बोल्ट है जो नट बोल्ट इनके जगह जो उनको अच्छी तरह जांच कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। क्योंकि यदि वो लूज है, ढीले है नट बोल्ट, तो उसमें कंपन होता है, हिलती है, पार्ट्स हिलेंगे, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। आपके थ्रेसिंग के समय नट बोल्ट चेक कर ले थ्रेसिंग करते
करने से पहले सब नट बोल्ट चेक करके ही उसको चालू करें। जो बेरिंग है थ्रेसर में, उनको समय समय पर ऑयल, ग्रीस, पानी उसमें देते रहने से थ्रेसिंग करते समय जाम नहीं होगी, यहाँ उसकी गति बनी रहेगी। रात के समय यदि आप थ्रेसिंग करा रहे हो तो आपको लाइट की उचित व्यवस्था रखनी होगी अपने थ्रेसिंग फ्लोर पर। आपको ढीले कपड़े ना पहने, थ्रेसिंग के समय आपको टाइट कपड़े पहन के ही काम, मजदूरों को यहाँ आप खुद रहे। आपको गीली फसल नहीं निकालनी होगी, गीली फसल को सुखाने के बाद ही थ्रेसिंग या उसको घाई करानी होगी, क्योंकि उसमें गीली फसल यदि आप निकालते हो तो उसमें मशीन में आग लग सकती है, क्योंकि वो स्लिप होती है बार बार उसका चक्का, इसलिए उसमें आग लगने की संभावना रहती है। इसलिए आपको गीली फसल ना निकाले, उसको खुले में रख के उसको फसल को पूर्णतः सुखा कर ही घाई किया जाए। थ्रेसर करते हो उसमें गति के अनुसार आप गति निर्धारित करनी कि किस फसल की घाई करा रहे हो, उसके अनुसार गति आपको स्थापित थ्रेसर में करनी होगी, क्योंकि यदि गति तेज करने से भी आपका दाना नष्ट हो सकता है, यहाँ आपको नुकसान हो सकता है। या आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि प्राथमिक उपचार के लिए आपको कुछ दवाइयाँ, कुछ ट्रीटमेंट के लिए आपको साथ में बॉक्स है, प्राथमिक उपचार का बॉक्स भी आपको साथ में रखना होगा। यदि कुछ छोटी मोटी आपकी उसमें दुर्घटना हो जाती है, लग जाती है, तो आपको प्राथमिक उपचार के लिए कुछ ट्रीटमेंट खुद वहाँ रखना होगा, बॉक्स रखना होगा, जिससे तुरंत उपचार किया जा सके। ये भी ध्यान रखना होगा कि जो मजदूर थ्रेसिंग के समय काम कर रहे हैं और थके हुए हैं, यदि उन मजदूरों को यहाँ घर के हो, मजदूर नहीं हो, आपके घर के आदमी हो, घर के सदस्य हो, तो यदि लगातार थ्रेसिंग में चल रहे, थ्रेसिंग कर रहे हैं दिन रात, तो उनको थोड़ा रेस्ट करने के बाद भी उनको थ्रेसिंग के लिए लगाए, क्योंकि ये भी उनसे भी यदि आप थके हुए मजदूरों को, थके हुए घर वालों को लगाते हो तो उसमें दुर्घटना घटने की संभावना रहती है, क्योंकि थके हुओं को नींद भी आ सकती है। पूर्णतः तैयार है और उनको किसी प्रकार का आलस्य नहीं है तो वही थ्रेसिंग के समय काम करे, इसका भी आपको ध्यान रखोगा। अतः किसान भाई को आपको थ्रेसिंग करते समय आपको ये बातें अवश्य ध्यान रखनी होगी, जिससे आपको बड़ी से बड़ी दुर्घटना से बचा जा सकता है, क्योंकि थ्रेसिंग के समय बहुत सारी सावधानी रखना जरूरी होता है, जिससे आपकी फसल का भी नुकसान नहीं हो और आपको खुद को भी नुकसान नहीं हो, कि दुर्घटना आपके साथ भी नहीं हो। इसलिए आपको इन बातों को ध्यान रखें। संरक्षित खेती एक बिल्कुल ही नया मॉडल है, जिसकी मदद से पर्यावरण का ख्याल रखा जाता है। इसके अंतर्गत प्रदेश के बहुत से किसान भाई पॉली हाउस और शेड नेट में खेती करके कम जगह से अधिक मुनाफा भी ले रहे हैं। इस तकनीक को अपनाने में लागत तो अधिक आती है, लेकिन इसमें खुले खेत की तुलना में उत्पादन अधिक होता है। इस बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह से। संरक्षित खेती जो है क्या होती है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है, क्योंकि संरक्षित खेती जो है वो समय की मांग है। जैसे हमारा देश की जनसंख्या बढ़ रही है, उत्पादन बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमारे जो उसके उपभोक्ता हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, 125 करोड़ से ज़्यादा हो गए हैं। तो हमें अब ज़रूरत है कि प्रति स्क्वायर मीटर से हम उत्पादन जो है बढ़ाएं। उसके लिए हमें संरक्षण खेती करनी पड़ेगी। दूसरा है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है कि समय के साथ जो है बारिश नहीं हो रही है, कभी अलग समय बारिश हो जाती है, सूखा पड़ जाता है, या फिर अन्य जैसे जैविक कारक हो गए आपके पशु पक्षी कीड़े या बीमारियां। दूसरा आपका देखेंगे अजैविक कारण जैसे हैं कि असमय बारिश होना या ओले पड़ना या अधिक ठंडा पड़ना। तो हमें पौधों को उत्पादन के लिए हमें उसको संरक्षण में ही उगाना पड़ेगा। तो इसको हम बोलते हैं संरक्षित खेती। और संरक्षित खेती में हम ऐसी फसलों का चुनाव करते हैं जो कि मूल्यवान सब्जियां होती हैं, जो वेट में कम होती हैं, इनका रेट मार्केट में ज़्यादा मिलता है। जैसे कि आप देखेंगे सब्जियों में शिमला मिर्च हो गई, या फिर टमाटर हो गया, या खीरा। और अगर फूलों की बात करें तो फूलों में आपका गुलाब और गुलदाउदी, फिर आपका कार्नेशन और दूसरा लीलियम जैसे फसलें हैं, जो कि इनका बाजार में मूल्य ज़्यादा मिलता है। वेट कम होता है लेकिन मूल्य ज़्यादा होता है। तो संरक्षित खेती में क्या करना होता है कि आपको एक संरचना बनानी होती है, जो कि झोपड़ी नुमा आकार का कोई भी संरचना होगी। अगर उसको हम पॉलीथीन से ढक दें तो उसे पॉली हाउस कहेंगे, और अगर हम उसको नेट से ढक दें, जाली से, हरे रंग की या काले रंग से, तो उसको हम नेट हाउस बोलेंगे, शेड नेट हाउस बोलेंगे। सबसे पहले कि संरक्षित जो खेती होती है उसको किस सिद्धांत पे काम करती है, एक पर्टिकुलर सिद्धांत पे काम करती है, इसको बोलते हैं हरित गृह प्रभाव, जिसमें कि हम दो चीज़ों को ट्रैप करते हैं। पहला तो है कि सूरज की रोशनी की गर्मी को हम उस कांच घर में या पॉली हाउस के बने हुए घर में कैद कर लेते हैं, जिससे कि अंदर की उष्मा बढ़ जाती है। दूसरा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि मुख्य कारक होता है पौधों में भोजन बनाने का। अगर हम इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं पॉली हाउस के अंदर, तो हम साल में कभी भी किसी भी समय कोई भी
फसल उगा सकते हैं। तो एक तो ये फ़ायदा है। दूसरा, पॉली हाउस का जो मुख्य फ़ायदे हैं वो ये हैं कि आप बेमौसमी सब्जियों का या फलों का, फूलों का उत्पादन कर सकते हैं। बेमौसमी मतलब समय से हटकर। जो सीजन में सब्जियां होती हैं, अगर उसको हम 15 दिन पहले तैयार कर लें किसी भी तरीके से, तो वो बेमौसमी हो जाती हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक छोटी छोटी पॉलीथीन की सुरंग बनाई जाती है, पॉली हाउस का छोटा रूप होता है, उसमें पहले पौध तैयार करते हैं और फिर हम पॉली हाउस में लगा देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि आपकी जो सब्जी है वो, या फल है या फूल है, वो पहले तैयार हो जाता है मार्केट में, उसकी कीमत ज़्यादा मिलती है। दूसरा, आप देखेंगे कि इसका जो ढांचा है अलग अलग, कि कोई हरी जाली से ढका हुआ, कुछ पॉलीथीन से ढका हुआ, तो ये इसका पर्पज़ होता है। अगर ये हरी जाली से ढका होता है तो इसका पर्पज़ ये है कि हमें कुछ ऐसी फसलें इसमें लगानी है जो कि छाया में हो जाती हैं, जिनको छाया चाहिए अच्छे उत्पादन। जैसे लीलिया में एक फ्लावर है जिसको कि 50% लाइट कट चाहिए, तब वो उत्पादन देता है और अच्छी क्वालिटी का इंटरनेशनल मार्केट का आपको उसका उत्पादन मिलता है। इसका फ़ायदा ये है, हरी जाली का सामने जो दिख रहा है, कि आप गर्मियों में भी धनिया, मेथी और इस तरह की पत्तेदार सब्जियों को उगा सकते हैं, जो कि नॉर्मली क्या होता है हमारा जाड़ों में पैदा होता है। तो इस तरह से वो बेमौसमी हो जाएगा और बेमौसम आप उस सब्जी का भी आनंद ले सकते हैं। तीसरा, इसका फ़ायदा यह है कि कुछ फसलें ऐसी हैं जिनको कि हम कटिंग या कर्तन जिसे कहते हैं उससे तैयार करी जाती है। फूल के हैं या फिर और दूसरे फलदार पौधे हैं, उनकी कटिंग या बडिंग से तैयार करे जाते हैं। तो उनका जो प्रोपगेशन होता है, प्रवर्धन होता है, उसके लिए ज़्यादा ह्यूमिडिटी चाहिए और छाया चाहिए। तो ये नेचुरली प्रोवाइड करता है और ज़्यादातर हम प्रवर्धन जो है फलों का या फूलों के जो पौधे हैं उसका इस हरी जाली के अंदर ही करते हैं। तो इस तरह से हम अगर इस तकनीकी को अपनाएं तो कम जगह पे अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें एक तरीके से आप वर्टिकल फार्मिंग भी कह सकते हैं कि हम ज़मीन में जो पौधे ऐसे लगाते हैं जो बेल वाले होते हैं, सब्जी में खासकर, जैसे टमाटर, शिमला मिर्च और ये खीरा। तो टमाटर का जैसे आप आजकल बहुत सारे हाइब्रिड्स आ चुके हैं मार्केट में बेल वाली, अगर में अच्छी तरह से उगाया जाए तो 12 से 15 फीट हाइट तक चले जाते हैं और एक पेड़ से कम 7 से 8 किलो टमाटर आप ले सकते हैं। तो एक अगर पॉली हाउस आपका नॉर्मली अगर 100 स्क्वायर मीटर या 200 स्क्वायर मीटर का है तो 200 स्क्वायर मीटर के पॉली हाउस में 400 से पौधे आते हैं टमाटर के, और एक पौधे से 7 से 8 किलो टमाटर अच्छी अगर हम उसको मैनेजमेंट करें तो मिल जाता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि उसमें उत्पादन भी अच्छी होता है और टमाटर चूँकि बाजार में आसानी से बिक जाता है तो उसको हम उगा सकते हैं। फूलों की बात करें तो सबसे अधिक फायदा जो है पॉली हाउस का फूलों को उत्पादन से ही होता है, लेकिन फूलों के साथ समस्या क्या है कि उसकी बाजार जो है दूर होता है। इसलिए हम फूलों को किसानों से कहते हैं कि तब उगाएं जब उसकी बाजार की उपलब्धता हो। अगर फूलों को उगाते हैं तो पर स्क्वायर मीटर या पॉली हाउस से सबसे अधिक फायदा उठा सकते हैं। जैसे कि हम बात करें गुलाब की, गुलाब को अगर हम लगाते हैं हाइब्रिड जो गुलाब हैं तो पर स्क्वायर मीटर कम से कम 7 या 8 पौधे लगते हैं और 1 स्क्वायर मीटर से कम 200 से 250 आपकी पुष्प डंडियाँ मिलती हैं और एक डंडी 4 से 5 रुपये मार्केट में नॉर्मल रेट में बिकती है। तो इस तरह से फूलों और सब्जियों में अगर हम कहें तो सब्जियों को ज़्यादा कहते हैं क्योंकि सब्जियों की स्थानीय बाजार होता है और उसको उगाकर, लेकिन हम हमेशा इसमें मूल्यवान सब्जियां ही उगाते हैं, वो नॉर्मल सब्जियों को कम उगाते हैं। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। मौसम विज्ञान विभाग जयपुर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर आगामी 5 दिनों में उदयपुर जिले में आसमान में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। जायद में बोई जाने वाली फसलों जैसे जायद मूंग, भिंडी, जायद बाजरा, गुआर, चवला एवं कुष्मांड कुल की सब्जियों जैसे लौकी, कद्दू, तुरई, करेला, टिंडा, तरबूज व खरबूज की बुआई हेतु खेत को जुताई कर बुआई कर देवे। दुर्गापुरा मधु, पंजाब सुनहरी, पंजाब हाइब्रिड, अर्काजीत हरा मधु, पूसा मधुरस, खरबूजे की शुगर बेबी, दुर्गापुरा मीठा, दुर्गापुरा केसर, अर्का ज्योति, मधु तरबूज की, बीकानेरी ग्रीन, दिलपसंद, अर्का टिंडा, टिंडे की तथा लखनऊ अगेती एवं अर्का शीतल ककड़ी की उन्नत किस्में हैं। राज बाजरा चरी, राजको, जायंट, L72, L74, जायद,
बाजरा चारे की तथा राजचरी 3, राजचरी 1, राजचरी 2, 1 कटाई की तथा SSG 59-3, MP चरी, जायद ज्वार चारे की उन्नत किस्में हैं। कुष्मांड कुल की अगेती बोई गई सब्जियों में लाल भृंग कीट के प्रकोप की संभावना है। कीट अंकुरित एवं नई पत्तियों को खाकर छलनी कर देता है। इस कीट का प्रकोप दिखाई देने पर एसीफेट 75 SP आधा ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। प्याज की फसल में दीमक के प्रकोप के लक्षण दिखाई देने पर क्लोरपाइरिफॉस 25 EC 4 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई के पानी के साथ देवें। आम की फसल में फुदका कीट के प्रकोप की संभावना है। यह कीट फूलों, कोमल फलों एवं पत्तियों का रस चूसता है। इस कीट के नियंत्रण हेतु मेलाथियोन 50 EC 1 मिली प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। प्रथम छिड़काव फूल आने से पहले तथा दूसरा छिड़काव जब फल मटर के आकार का हो जाए तब करें। पशुपालकों को मुंहपका एवं खुरपका रोग के प्रति टीकाकरण करवाने का उचित सलाह दी जाती है। यदि पशु को रोग आ गया है तो उसे अन्य पशुओं से अलग रखें तथा उसके छालों को 0.1% लाल दवा के घोल से धोएं तथा निकट के पशु चिकित्सक की सलाह से एंटीबायोटिक दवा दिलावें। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए सवालों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण सवालों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित सवाल और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम नंदोली, जिला राजसमंद के प्रवीण सिंह ने। आपने बहु कटान ज्वार की उन्नत खेती के बारे में जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जायद जो है वो आपका फरवरी से शुरू हो जाता है। तो जायद के मौसम में बहुत सारी फसलों की खेती किसान भाई करते हैं। एक महत्वपूर्ण फसल है चारे की फसल, क्योंकि चारा इस समय जायद में जो है कम हो जाता है, जिसकी वजह से जानवर दूध देना कम कर देते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हरे चारे का बड़ा महत्व है। प्रत्येक जानवर को कम से कम 20 से 25 किलोग्राम हरा चारा रोजाना दुधारू जानवर को चाहिए। और जब ये नहीं मिलता है तो गर्मियों में ऑटोमेटिकली दूध की कमी हो जाती है, दूध के रेट बढ़ जाते हैं और किसान भाई उस लाभ से वंचित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हरे चारे के लिए ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, मकचरी है और जो अलेग कटिंग वाली जो हमारी ज्वार है जो आजकल वैज्ञानिकों ने निकाली है वो बड़ी महत्वपूर्ण फसल है, क्योंकि पानी की कमी की वजह से चारे में विषैला पदार्थ हो जाता है ज्वार में और वो नुकसान करता है। विषैला होने की वजह से जानवर बहुत सारे मर जाते हैं। ऐसी दशा में हरे चारे में जो ज्वार आ रही है, कई कटिंग वाली ज्वार 4-5 कटिंग उसकी होती हैं, उसमें SSG 1000 है, SSG 988 है, SSG 888 है। तो ये जो वैरायटी हैं ये 3-4 कटिंग आसानी से दे देती हैं। तो अब इनकी जो वैरायटी मैंने बताई, ये वैरायटी जो है आप प्राइवेट कंपनी से खरीद सकते हैं और इनका 15 से 20 किलोग्राम बीज 1 हेक्टेयर में लगता है। अब बुवाई के लिए सबसे पहले ये है कि जो भी हरा चारा हमें जायद में बोना है उसके लिए पलेवा बहुत ज़रूरी है। पलेवा करके एक जुताई गहरी करके 2-3 जुताइयाँ देसी हल से करके खेत को समतल कर लेते हैं। दूसरी बात बड़ी महत्वपूर्ण है, इसमें जो उर्वरक हैं, उर्वरक 30 से 40 किलोग्राम करीब इसमें जो है नाइट्रोजन लगती है बुवाई के समय, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस लगता है और 25 से 30 किलोग्राम पोटास। ये पूरी की पूरी मात्रा जो है बुवाई के समय देनी है। बाद में जितनी कटिंग आप ले रहे हैं हर कटिंग में करीब 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से टॉप ड्रेसिंग के रूप में आप देते हैं तो इससे जो है आपकी 400-500 कुंटल तक की पैदावार हरे चारे की आपको आसानी से मिल जाती है। और इसके बाद लाइन से इसकी बुवाई करते हैं, करीब 25 से 30 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी रखते हुए और 5 से 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी यानी बीज से बीज की दूरी करते हुए इसकी बुवाई करना है। बुवाई सीड ड्रिल से हो चाहे देसी हल से हो। अब बात आती है इसमें सिंचाई।
क्योंकि सिंचाई का बहुत महत्व है। गर्मियों में सिंचाई यदि नहीं मिलेगी तो इसकी चारे की पैदावार कम होगी और अमूमन जो है इसमें मॉइस्चर की कमी हो जाती है, नमी की कमी हो जाती है। इसलिए 10-12 दिन पे एक सिंचाई जो है वो अनिवार्य रूप से करते रहें और हर सिंचाई के बाद टॉप ड्रेसिंग करते रहें, तो ये 4-5 कटिंग आसानी से दे देती है। किसान भाइयों, ये गर्मी की फसल होने के कारण इसमें एक अम्ल बनता है, जिसको अगर हमारे पशुपालक काट कर अपने दुधारू पशु को खिला देते हैं तो इसका विपरीत प्रभाव उनके पशुओं पर देखने में आता है। इसीलिए इस तरह की समस्या से बचने के लिए आप जब फसल की कटाई करें तो खेत में उचित नमी बनाए रखें। और करीब 500 से 600 कुंटल चारा मिलता है। बहुत ही पौष्टिक चारा है, इसमें सारे पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं और दूध की मात्रा जो है गर्मियों भर आपको वही मिलेगी जो जाड़े और बरसात के सीजन में मिलती है। तो ये पशुपालन के क्षेत्र में जो हमारे अच्छे पशुपालक हैं वो जायद में हरे चारे को इस ढंग से उगाएं, इन फसलों को उगाएं, तो निश्चित रूप से वो पशुपालन में अधिक लाभ कमा सकते। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। कद्दू वर्गीय सब्जियों की उन्नत किस्मों का चयन करें और अधिक उपज पाएं। मेथी की खेती से अच्छी आय कमा रहे सफल किसान से मुलाकात। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadattarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।